राजस्थान के जोधपुर से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां 3 नकाबपोश बदमाश हथियार लेकर दिन दहाड़े गहनों की एक दुकान में लूट के इरादे से घुस गए, लेकिन दुकान के मालिक की बहादुरी की वजह से बदमाशों को उल्टे पांव भागना पड़ा। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें 3 नकाबपोश बदमाश लूटपाट करने के लिए गहनों की दुकान में घुसते दिखाई दिए। उनमें एक बदमाश के हाथ में पिस्तौल भी नजर आई। दुकान में दाखिल होते ही उन बदमाशों ने दुकान के मालिक राहुल सोनी पर पिस्तौल तान दी और उससे सोना निकालने की धमकी दी, लेकिन उनकी धमकी से डरने के बजाय राहुल अकेला ही उनसे भिड़ गया। ये देखकर सारे बदमाश बौखला गए और उन्होंने राहुल के साथ मारपीट शुरू कर दी। लूट में नाकाम रहने के बाद तीनों बदमाश वहाँ से भाग खड़े हुए, लेकिन इस छीना झपटी में उन बदमाशों ने राहुल के गले की सोने की चेन तोड़ दी। तीनों आदमी मेरे साथ मारपीट करने लगे, जितने मैं उनको बाहर धकेलने के लिए बाहर आया, उन्होंने मुझे नीचे गिरा के मेरे साथ मारपीट चालू की। दुकान से भागने के बाद वो तीनों बदमाश पास में ही खड़ी गाड़ी में सवार होने लगे। इस बीच राहुल भी उनके पीछे भागता हुआ वहां आ पहुंचा और उसने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन तीनों बदमाश पहले से स्टार्ट कार में सवार होकर भाग निकले। गले में पहले सोने की चेन छीन के भाग सर, नाकाबंदी करवाई है समझिए। राहुल की बहादुरी ने लूट की एक बड़ी वारदात को टाल दिया, लेकिन बदमाशों की मारपीट की वजह से वो घायल हो गया। वहीं इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कैराना विधानसभा सीट से अपने चुनावी अभियान का शंखनाद किया। बीजेपी ने कैराना से हिंदू परिवारों के पलायन के मुद्दे को इस बार भी अपने प्रचार अभियान में तवज्जो दी और इसी के तहत अमित शाह ने वहां डोर टू डोर कैंपेन किया। इस दौरान फूल बरसाकर उनका जोरदार स्वागत किया गया और एक बच्ची ने उन्हें चुनरी पहनाकर सम्मानित किया, जिसके बाद अमित शाह ने भी बच्ची को दुलार किया। यही नहीं, एक घर के बाहर तो एक बच्चा एक प्लेट में मिठाई लेकर उनका इंतजार करता दिखा। अमित शाह ने प्लेट से मिठाई उठाकर बच्चे को खिलाई। इस दौरान वहां पीएम मोदी और अमित शाह के समर्थन में नारेबाजी भी होती रही। अमित शाह भी लगातार हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करते रहे। अमित शाह ने कैराना में घर घर जाकर बीजेपी उम्मीदवार मृगांका सिंह के समर्थन में प्रचार भी किया और योगी सरकार के कामों की जानकारी देने के लिए पर्चे भी बांटे। और इसके बाद अमित शाह ने कैराना में उन परिवारों से मुलाकात भी की जिन्होंने आरोप लगाया था कि इलाके के दबंगों के डर से उन्हें अपने परिवार के साथ कैराना से पलायन करना पड़ा था। और इन लोगों से मुलाकात के बाद अमित शाह ने कैराना से पलायन रोकने के लिए योगी सरकार के काम की तारीफ की। जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। जिन पीड़ित परिवारों से अमित शाह ने मुलाकात की, उनमें एक परिवार ने बताया कि 2014 में वो डर की वजह से पलायन कर चुके थे और 2017 में वापस लौटे। उन्होंने अमित शाह की ओर से हर संभव मदद का भरोसा मिलने की भी बात कही। हमारी पीड़ा को उन्होंने समझा और हमारी पीड़ा का साझा करने का आश्वासन दिया। वहीं अमित शाह ने यूपी में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दोबारा बीजेपी को जीत दिलाने की अपील की। कैराना से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नाहिद हसन की बहन ने इकरा हसन ने पलायन के आरोपी को खारिज कर दिया है, तमाम आरोपों को खारिज किया है और बीजेपी पर इसे बेवजह मुद्दा बनाने का आरोप लगाया है। 1-2 फैमिलीज हैं जो अपने इकोनॉमिक उसके बेटरमेंट के लिए यहाँ से गए थे, तो इट्स नॉट एन इशू एज आई सेड और इससे कोई फर्क ऑन ग्राउंड नहीं पड़ेगा। कैराना में पलायन पीड़ित परिवारों से मुलाकात के बाद मेरठ पहुंचे अमित शाह ने अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने अखिलेश सरकार की जमकर कमियां गिनाई और अखिलेश पर जमकर निशाना साधा। साथ ही अमित शाह ने 6 विधानसभा सीट पदाधिकारियों और उम्मीदवारों से भी मुलाकात करके उन्हें जीत का मंत्र दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 18 बड़ी योजनाएं लेकर आई है। जो योजनाएं चालू हो गई है 60 साल से लटकी थी। 4 का तो भूमि पूजन नेहरू जी ने किया था, ये राहुल बाबा उनकी चौथी पीढ़ी है, मगर योजना पूरी नहीं हुई थी। मोदी जी ने सब योजनाओं को चालू किया है। प्रत्याशी मत देखिएगा, विधानसभा मत देखिए, कौन मंत्री कौन मुख्यमंत्री मत देखिए, मोदी जी के सामने देखिए, भारत माता का मानचित्र नजर के सामने रखिए और कमर पर थप्पा लगाकर भारत माता की। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने 5 अगस्त 2019 को एक ऐतिहासिक बिल लेकर मैं संसद के सामने गया, धारा 370 को समाप्त करने का, 35A को समाप्त कर। आप मुझे बताइए, कश्मीर देश का अभिन्न अंग बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए?
अब ये सपा बसपा कांग्रेस को पूछिएगा आपका वोट कहां था उस दिन और क्यों था। सपा बसपा कांग्रेस ने धारा 370 हटाने के खिलाफ वोट दिया क्योंकि उनको अपनी वोट बैंक प्यारी थी। हमने धारा 370 को उखाड़कर फेंक दिया क्योंकि हमें भारत माता। गोली किसने चलाई थी, कार सेवकों पर गोली किसने चलाई, डंडे किसने लगाए, छोड़िए सब जानते हैं। मैं तो अखिलेश जी को पूछ रहा हूं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने न्यूज 18 से बातचीत में दावा किया कि यूपी में एक बार फिर से योगी सरकार आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मथ रहे हैं। आज वो कैराना पहुंचे और मेरठ भी आए। मेरठ से उन्होंने साफ संदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को देने की कोशिश की है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मतदाता भाजपा की नीतियों और भाजपा की योजनाओं को ध्यान में रखकर वोट दें। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। सर, क्या कहेंगे, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, मेरठ से, क्रांति की धरती से क्या संदेश दिया अमित शाह ने? उन्होंने योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं दी, जानकारी देने में सफलता हासिल की है। 5 साल की बसपा की सरकार और सपा की सरकारें जो पिछले दिनों रही हैं, उनके कार्यकाल में जनता से जुड़े हुए बिंदुओं पर हुए काम और अपने 5 साल के योगी सरकार के काम जो केंद्र की मोदी सरकार के समर्थन से हुए, उसके बारे में विस्तार से तुलनात्मक विवरण देने का काम किया। और प्रबुद्ध जनों की बैठक में इसलिए किया कि प्रबुद्ध जन ओपिनियन मेकर होते हैं, ये ओपिनियन बनाएंगे और जनता में हमारा विश्वास बढ़ेगा। कैराना में उन्होंने बोला कि पलायन करने वाले पलायन कर गए, इसका क्या मैसेज है? साफ तौर पर मैसेज है कि रहना होगा तो कानून के हिसाब से, और कानून के हिसाब से नहीं रहना तो कम से कम उत्तर प्रदेश की सीमा खाली कर दो। डॉक्टर साहब, अभी मेरठ में अमित शाह जी ने बोला कि आप ये मत देखिए कि विधानसभा में प्रत्याशी कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, और सिर्फ भारत माता की तस्वीर। कायदे की बात है, कमल का फूल हमारा मुख्यमंत्री, कमल का फूल हमारा विधायक, कमल का फूल हमारी सरकार। कैराना से अमित शाह ने चुनावी शंखनाद किया, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर में जनता के बीच पहुंचे और उनसे मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ डोर टू डोर कैंपेन के तहत बुलंदशहर के गिरधारी नगर मोहल्ला गए, जहां लोगों ने फूलों की बारिश कर उनका जोरदार स्वागत किया। वहां मौजूद महिलाओं ने योगी आदित्यनाथ को तिलक भी लगाया। इस दौरान सीएम ने वहां मौजूद लोगों से बातचीत की, साथ ही उन्होंने वहां छोटे छोटे बच्चों से भी मुलाकात की। इस दौरान वो एक छोटे बच्चे को गोद में उठाकर खिलाते हुए भी दिखाई दिए। सीएम के इस दौरे से लोगों में काफी उत्साह नजर आया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने इस कैंपेन के बाद यूपी की पुरानी सरकारों पर जमकर हमला बोला। 2017 के पहले प्रदेश अव्यवस्था, अराजकता और असुरक्षा का एक माहौल प्रदेश के अंदर था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बुलंदशहर में घर घर जाकर प्रचार किया। इस दौरान सीएम योगी की एक झलक पाने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटी और जैसे ही योगी बुलंदशहर के गिरधारी नगर पहुंचे, उन पर फूलों की बरसात होने लगी। मोहल्ले की महिलाओं ने योगी पर फूल बरसाते हुए उनका स्वागत किया। इस दौरान योगी के घर घर जाकर प्रचार भी किया और लोगों से बात भी की। साथ ही कुछ लोगों की शिकायतें भी सुनी। वहीं बच्चे भी योगी से मिलने के लिए बेताब नजर आए, तो योगी ने भी बच्चों को गोदी में उठाकर प्यार दुलार दिया। सभी लोग अपना आशीर्वाद बना के रखें, भारतीय जनता पार्टी और सभी लोग वोट जरूर निकलेगा। कोलकाता में बीजेपी के कार्यकर्ता की दुकान में तोड़फोड़ के बाद वहां जमकर बवाल हुआ, जिससे पूरे इलाके में तनाव पसर गया। यह घटना तब हुई जब बीबी बागान इलाके में महादेव बसाक नाम के बीजेपी कार्यकर्ता ने अपनी नई दुकान खोली, लेकिन इलाके में रहने वाले कुछ लोगों ने अवैध तरीके से दुकान बनाने का आरोप लगाकर उसमें तोड़फोड़ कर दी। लेकिन बवाल तब बढ़ गया जब विरोध कर रहे लोगों ने उस जिले के बीजेपी युवा मोर्चा के सचिव जय पर पुलिस की मौजूदगी पर हमला बोल दिया। उन लोगों ने बीजेपी नेता की गाड़ी पर बड़े बड़े पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। इस दौरान वहां मौजूद पुलिस वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। इस बीच कुछ लोगों ने कार के पिछले शीशे को भी तोड़ दिया। यही नहीं, कुछ लोगों ने सड़क किनारे खड़े एक स्कूटर पर भी अपना गुस्सा निकाला। बताया गया कि बीजेपी नेता जय पार्टी कार्यकर्ता महादेव बसाक की दुकान पर हमले के बाद वहां पुलिस लेकर पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने बवाल कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने उनसे धक्का मुक्की शुरू कर दी। कई लोग तो पुलिस वालों से भी उलझ गए। आरोप है कि इस बीच हालात संभालने में जुटे पुलिस वालों के साथ कई लोगों ने हाथापाई की। পুলিশের সামনে
আমাকে হেনস্থা করা হয়, আমার গাড়ি ভাঙচুর করা হয়, আমার সাথে যারা গেছিল তাদের মারধর করা হয়। काफी देर तक वहां हंगामा होता रहा, जिसकी वजह से पूरे इलाके में तनाव फैल गया। वहीं इलाके में तनाव को देखते हुए प्रशासन ने वहां पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों की डीएम और एसपी बदले। चुनाव आयोग ने फिरोजाबाद, बरेली और कानपुर के जिलाधिकारियों को हटा दिया, जबकि कौशाम्बी और फिरोजाबाद के एसपी को भी बदल दिया गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी में सीएम के चेहरे वाले बयान से यू टर्न ले लिया, जिस पर सियासी पारा चढ़ गया। ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ही हूँ चेहरा, तो मैंने थोड़ा चिढ़ के कह दिया। जबकि एक दिन पहले यूपी में कांग्रेस की ओर से सीएम पद के चेहरे पर पूछे सवाल के जवाब में उन्होंने अपना नाम लिया था। आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है? दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। वहीं अपने बयान पर प्रियंका के इस यू टर्न के बहाने बीजेपी ने यूपी चुनाव में कांग्रेस के अभियान पर ही सवाल उठा दिए। खुद ही उससे पलट कर गई, तो साफ है मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, नारा उनका खोखला है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, इसके बाद वो घर में क्वारंटीन हो गए। उत्तर प्रदेश में आखिरकार जेडीयू और बीजेपी के बीच गठबंधन नहीं हो सका, जिसके बाद जेडीयू ने 26 विधानसभा सीटों के लिए लिस्ट जारी की, जहां से वो अपने उम्मीदवार उतारेगी। भरोसा करके इतने लंबे समय तक इंतजार किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बीजेपी ने पिछले 5 सालों की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने के लिए 403 एलईडी रथों को रवाना किया। बताया गया कि इनमें लगे स्क्रीन की मदद से प्रदेश की हर विधानसभा सीट तक पार्टी अपनी बात पहुंचाएगी। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मौजूद हूं और यहां पर देखिए लगातार यहां पर 403 जो चुनावी रथ हैं वो यहां पर लगाए गए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने इन रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हमने जो कहा सो करके दिखाया, हमने विकास सबका किया, लेकिन तुष्टीकरण के लिए कोई जगह नहीं। हालांकि इस प्रचार अभियान पर बीजेपी से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने तंज कसा। उन्होंने दावा किया कि चुनाव में समाजवादी पार्टी बीजेपी पर भारी पड़ेगी। साइकिल घर घर में है, जन जन में है, हर गांव में है, इसलिए जब हर साइकिल निकल जाएगी तो उनका रेडी रथ अपने आप फेल हो जाएगा। लद्दाख के करगिल में 4 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। यूपी की बरेली कैंट विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार सुप्रिया एरन ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। उनके पति और कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रवीण एरन ने भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली। और लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ताली बजाकर उनका पार्टी में स्वागत किया। मैं दोनों लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। समाजवादी पार्टी में आज शामिल होने से समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ेगी। यही नहीं, सुप्रिया एरन के समाजवादी पार्टी में शामिल होने के साथ ही पार्टी ने उन्हें बरेली कैंट सीट से टिकट देने का ऐलान कर दिया। बीजेपी में शामिल होने के बाद मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अपर्णा यादव ने इस मुलाकात की एक तस्वीर शेयर की और इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया। इससे पहले बीजेपी में शामिल होने के बाद अपर्णा यादव ने मुलायम सिंह यादव के पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी लिया था। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियों के बीच राजस्थान के भरतपुर से सांसद रह चुके रामस्वरूप कोली का एक डांस वीडियो वायरल हो गया है, जिसके साथ दावा यह किया गया है कि यह वीडियो समाजवादी पार्टी के गढ़ यानी कि एटा विधानसभा का है, जहां चुनाव के लिए रामस्वरूप कोली को सह प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और वहां वो प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ के लिए बनाए गए एक गाने पर जमकर थिरकते नजर आए। इस दौरान उनके साथ कई समर्थक भी नजर आए। भगवा कुर्ते और सफेद धोती में पूर्व सांसद ने काफी देर तक यूं ही डांस किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। उनके इस जोरदार डांस को देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ जुटी नजर आई। मध्य प्रदेश के इंदौर में नगर निगम की टीम पर एक परिवार के लोगों ने पथराव कर दिया, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। ये घटना तब हुई जब हीरानगर इलाके में नगर निगम की टीम कुछ पुलिस वालों के साथ अवैध तरीके से बनाए गए जानवरों के एक बाड़े को हटाने पहुंची। तभी उस इलाके में रहने वाले एक परिवार की महिलाएं नगर निगम की टीम से भिड़ गई। पुलिस के जवानों ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो उनसे हाथापाई पर उतर आई।
हालात बिगड़े तो पुलिस वाले ने उन पर लाठी चलाना शुरू कर दिया, जिसके बाद उस परिवार के लोगों ने मकान की छत से पुलिस वालों पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। उसको गाय को जब्ती करने गए जब, तो उन लोगों ने विवाद शुरू कर दिया। आरोप है कि उस परिवार ने घर के ठीक सामने एक अवैध बाड़ा बना रखा था, जिसमें उन्होंने कई गायों को पाल रखा था, जिसकी शिकायत मिलने के बाद नगर निगम की टीम उस बाड़े को हटाने और गायों को जब्त करने वहां पहुंची थी। लेकिन जैसे ही निगम की टीम ने कार्रवाई शुरू की, उस परिवार की महिलाओं ने वहां हंगामा खड़ा कर दिया। कई महिलाएं पुलिस वालों के साथ बहस करती रहीं। हालांकि बाद में किसी तरह से नगर निगम की टीम ने पुलिस की मदद से उस अवैध बाड़े को वहां से हटा दिया। चुनाव आयोग ने पहले और दूसरे चरण के चुनाव के लिए शर्तों के साथ रैली की मंजूरी दे दी है। चुनावी राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद जारी चुनाव आयोग के आदेश के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए 28 फरवरी से रैली करने की इजाजत होगी, जबकि 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण और उत्तराखंड, गोवा में एक चरण में होने वाले मतदान के लिए भी यह आदेश लागू होगा। और 14 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए राजनीतिक दल 1 फरवरी से खुली जगह पर छोटी रैली कर सकेंगे, जिनमें 500 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। इन रैलियों के लिए जगह तय करने का अधिकार जिला निर्वाचन अधिकारी के पास रहेगा। इसके अलावा अब डोर टू डोर कैंपेन में 5 की जगह 10 लोग शामिल हो सकेंगे। हालांकि रोड शो और बड़ी रैलियों पर 31 जनवरी तक पाबंदी जारी रहेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई के शिवाजी नगर में गैंगरेप हुआ है। बड़ी खबर मुंबई से, 4 लोगों पर गैंगरेप का आरोप है। पुलिस ने 3 आरोपी गिरफ्तार भी कर लिए हैं। तो मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गैंगरेप हुआ है युवती के साथ और इसमें यह बताया गया है कि जो 2 आरोपी हैं गैंगरेप के वो नाबालिग हैं और पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। 4 लोगों पर गैंगरेप का आरोप है, यानी कि एक आरोपी अभी भी फरार है। मुंबई के शिवाजी नगर की यह घटना है। बड़ी बात यह है कि 2 आरोपी इसमें नाबालिग हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। 4 लोगों पर यह आरोप है, जिसमें से 3 को पकड़ने में पुलिस को कामयाबी मिल चुकी है, लेकिन अभी एक आरोपी फरार है। बड़ी खबर इस वक्त की मुंबई से, जहां पर गैंगरेप की घटना सामने आई है और शुरुआती जानकारी ये मिल रही है कि 2 आरोपी नाबालिग हैं, जिसमें से पुलिस ने एक को पकड़ भी लिया है और एक शख्स अभी भी फरार है। उसके बाद पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। मुंबई के शिवाजी नगर की ये घटना है। तो लोग इस घटना से काफी ज्यादा डरे हुए हैं। ऑफिस से घर लौटते वक्त ये गैंगरेप हुआ है, क्योंकि मुंबई काफी सुरक्षित माना जाता है और लोग कहते हैं कि अगर आप मुंबई में रहते हैं, आप देर रात भी बाहर आ जा सकते हैं। खुले में इस तरह की आपराधिक वारदातें वहां पर कम देखने को मिलती है, लेकिन इस घटना से हर कोई आक्रोशित है। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने पार्टी से इस्तीफा दिया। टिकट न मिलने से नाराज चल रहे गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के बड़े नेता लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। लक्ष्मीकांत पार्सेकर अपनी पुरानी सीट मांद्रेम से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन इस सीट पर बीजेपी ने मौजूदा विधायक दयानंद सोपते को अपना उम्मीदवार बनाया है। सोपते 2019 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स को ऑनलाइन लॉन्च किया। बताया गया कि इसका मकसद जम्मू कश्मीर के विकास में पारदर्शिता लाना है। इस दौरान अमित शाह ने ये भी भरोसा दिया कि हालात सुधरने पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा। ऐसे ही स्थिति सामान्य हो जाएगी, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए यूपी चुनाव में प्रचार करेंगे। इसका ऐलान होते ही पटना में आरजेडी की ओर से होर्डिंग लगाकर बीजेपी पर हमला बोला गया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहा है, जिसमें आरजेडी खुद तो चुनाव मैदान में नहीं उतरेगी, लेकिन तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, आरजेडी के नेता हैं, वो अब अखिलेश यादव के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। 26 जनवरी को तेजस्वी यादव अखिलेश के साथ वर्चुअल तरीके से रैली करेंगे, जिसके लिए तैयारी भी तेज कर दी गई। बीजेपी का सफाया करने के लिए उत्तर प्रदेश में तेजस्वी यादव जी, अखिलेश यादव जी की जोड़ी काम करेगी। यूपी सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने की तारीख बढ़ाकर 30 जनवरी तक कर दी। हालांकि इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां तेज हो गई। 26 जनवरी से पहले नेवी के जवानों ने राजपथ पर परेड का अभ्यास किया। इस दौरान नेवी के बैंड के जरिए बजाए गए हिंदी फिल्म के गाने पर जवान डांस करते भी दिखे, जिसे एक फोटो जर्नलिस्ट ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया।
बीएसपी प्रमुख मायावती ने यूपी विधानसभा के लिए दूसरे चरण के 55 में से 51 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार यूपी में उनकी पार्टी की ही सरकार बनेगी। हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। गोवा में कांग्रेस उम्मीदवारों ने जीत के बाद पार्टी ना छोड़ने की शपथ ली, क्योंकि पिछले चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर जीतने वाले 17 विधायकों में से 15 ने पार्टी छोड़ दी थी। जिससे सबक लेते हुए इस बार कांग्रेस अपने सभी 36 उम्मीदवारों को अलग अलग धार्मिक स्थलों पर ले गई और उन्हें जीत के बाद पार्टी नहीं छोड़ने की शपथ दिलवाई गई। कांग्रेस ने इस पहल को चुनाव से पहले जनता के बीच कांग्रेस उम्मीदवारों को लेकर संदेह दूर करने की पहल बताया। We have tried to remove any doubts in the minds of the public. कांग्रेस के इस कार्यक्रम के दौरान पी चिदम्बरम और दिगंबर कामत समेत गोवा कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। शिवपाल सिंह यादव इटावा के जसवंत नगर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल यादव जसवंत नगर सीट से 5 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं, जबकि मुलायम सिंह यादव ने इस सीट से 7 बार जीत हासिल की है। शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव में 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद मतभेद पैदा हो गए थे। इसके बाद शिवपाल यादव पार्टी से बाहर हो गए थे। हालांकि 2017 का विधानसभा चुनाव शिवपाल यादव जसवंत नगर विधानसभा सीट से ही समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते थे, लेकिन बाद में उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नाम से अपनी अलग पार्टी बना ली। चुनाव से पहले कई इलाकों का दौरा भी किया, लेकिन अब समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने के बाद वो साइकिल के निशान पर एक बार फिर से मैदान में उतरेंगे। मुंबई के ताड़देव इलाके में सुबह सुबह आग लगने की खबर से अफरा तफरी मच गई। वहां एक रिहायशी बिल्डिंग आग लगने से वहां पर 6 लोगों की मौत हो गई। 20 मंजिला इमारत में इस हादसे की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई, जिसके बाद उस बिल्डिंग की 15वीं मंजिल से बेतहाशा धुआं निकलता दिखाई दिया और फिर आग फैलते फैलते 19वीं मंजिल तक जा पहुंची, जिसके बाद फौरन इस पर काबू पाने की कोशिशें तेज कर दी गईं। दमकल विभाग के लोगों ने बताया कि बिल्डिंग में फायर फाइटिंग सिस्टम काम न करने की वजह से हादसा ज्यादा बड़ा हो गया। नीचे से ले करके फायर फाइटिंग ऑपरेशन करना पड़ा। बिल्डिंग की जो सिस्टम है वो काम नहीं कर रही। इस पर काबू पाने के लिए दमकल की 13 गाड़ियां तैनात की गईं। काफी देर तक चली मशक्कत के बाद आखिरकार आग को बुझा लिया गया। डोर टू डोर अभी भी चेकिंग हम कर रहे हैं कि किसी को और कोई रेस्क्यू की जरूरत पड़ेगी। इस हादसे के वक्त पुलिस के मुताबिक तकरीबन 25 से ज्यादा लोग वहां मौजूद थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें 6 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। और इस दर्दनाक हादसे की खबर लगते ही मुंबई के नगर निगम यानी कि बीएमसी के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने वहां पहुंचकर हालात का जायजा लिया। साथ ही जिन अस्पतालों ने लोगों को भर्ती करने से पहले कोरोना जांच का हवाला दिया, उनके खिलाफ एक्शन लेने की भी बात कही। वो कहेंगे आर्टिफिशियल नहीं हुआ है, ये इमरजेंसी है, इमरजेंसी में लेना पड़ेगा। इसके बाद मेयर ने उन अस्पतालों का भी दौरा किया जहां हादसे के बाद लोगों को भर्ती कराया गया। वहां पहुंचकर उन्होंने लोगों का हालचाल जाना, साथ ही हर मुमकिन मदद का वादा भी किया। कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं। घटना की जानकारी लगते ही शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे भी वहां पहुंचे और इस पूरे मामले में जांच का भरोसा दिया। उसकी इंक्वायरी तो होगी। हादसे पर प्रधानमंत्री ने भी दुख जताते हुए ट्वीट किया। साथ ही प्रधानमंत्री राहत कोष से इस घटना में जान गंवाने वाले लोगों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की मदद दिए जाने का ऐलान भी किया गया। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में नया मोर्चा बनाया। यूपी में चुनाव से ठीक पहले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक नए गठबंधन का ऐलान कर दिया। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा नाम से बने इस गठबंधन में एआईएमआईएम के अलावा बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकार पार्टी और वामन मेश्राम की बैमसेप समेत 5 पार्टियां शामिल हैं। ओवैसी ने इस गठबंधन के सत्ता में आने पर 5 साल के कार्यकाल में 2 मुख्यमंत्री और 3 डिप्टी सीएम बनाए जाने की बात कही। 2 मुख्यमंत्री होंगे, एक ओबीसी समाज के और एक दलित समाज के। इस गठबंधन में शामिल बैमसेप के वामन मेश्राम ने कहा कि अब यूपी चुनाव के रण में समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर चली जाएगी। अभी भागीदारी परिवर्तन मोर्चा वर्सेस बीजेपी की टक्कर होगी। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ गठबंधन बनाने वालों को निशाने पर लेने से नहीं चूके। अभी 25 साल 30 साल तक बीजेपी को कोई हिलाने वाला माइकल पैदा नहीं हुआ। मुंबई पुलिस ने ड्रग्स सप्लाई करने के आरोप में एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इसके पास से 97 लाख रुपए के नशीले पदार्थ को जब्त करने का भी दावा किया।
अलवर में हुए कथित रेप के मामले में एक नया मोड़ आ गया। वहां नगर निगम पर वारदात वाली जगह से सबूत मिटाने का आरोप लगा। दावा किया गया कि नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उस जगह पर झाड़ू लगवा दी जहां नाबालिग लड़की से रेप होने का दावा किया जा रहा था। हालांकि इस मामले में नगर निगम आयुक्त ने अपनी तरफ से सफाई दी। पुलिस के द्वारा न तो वहाँ कोई इस तरीके की रोक लगाई गई है, न कोई इस तरीके का कोई वो किया गया है। तो जो रूटीन की सफाई है वो उसी हिसाब से की गई है। जैसे ही मामले ने तूल पकड़ा, बीजेपी इस मामले में सरकार पर हमलावर हो गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि गहलोत सरकार शुरू से ही इस मामले में आरोपियों को बचाने की कोशिश में लगी हुई है। संपूर्ण सत्य को नष्ट करना इस बात को इंगित करता है राजस्थान की सरकार के करनी और कथनी के अंदर बहुत बड़ा अंतर है। बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। राज्य सरकार में मंत्री प्रताप खाचरियावास ने दावा किया कि बीजेपी इस तरीके की बयानबाजी केवल माहौल बिगाड़ने के लिए कर रही है। उन्होंने कहा सीबीआई को जांच दो, अब तो जांच दे दी सीबीआई को। तो अब आपको जो करना है सीबीआई करेगी, हमारी पुलिस भी काम कर रही है, सीबीआई भी करेगी। यूपी के अलीगढ़ विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार सलमान इम्तियाज के घर पर पुलिस ने जिला बदर का नोटिस चस्पा किया। एएमयू छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके सलमान पर आरोप है कि वो सीएए, एनआरसी के मुद्दे पर शहर में हुए हंगामे में शामिल थे। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के अलग अलग जिलों के जिलाधिकारियों से ऑनलाइन बातचीत की। इस दौरान पीएम ने जिलों में चल रही केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारियां ली और उन जिलों की तारीफ भी की जहां ज्यादा तरक्की हुई है। एक मिशन होना चाहिए कि अपने डिस्ट्रिक्ट को नेशनल और ग्लोबल पहचान देनी है। जम्मू कश्मीर में जारी आतंकी मुठभेड़ में सुरक्षा बल के जवान को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। वहां सुरक्षा बल ने शोपिया में 2 आतंकवादियों की खबर होने के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान आतंकवादियों ने जवानों पर गोलीबारी भी की, जिसका जवाब देने में सुरक्षा बल के जवानों ने भी देर नहीं की। वहां तैनात टुकड़ी ने बर्फ से घिरे जंगलों के बीच छिपे आतंकवादियों पर जोरदार हमला बोला और लगातार फायरिंग कर उन्हें घेर लिया, जिसकी वजह से वो ज्यादा देर तक इसका जवाब नहीं दे पाए। एक एक कर उन दोनों को जवानों ने मौत के घाट उतार दिया। कश्मीर पुलिस ने दावा किया कि मुखबिर की सूचना पर किलबल इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जहां 2 आतंकवादियों के होने की खबर मिली। इसके बाद सुरक्षा बल ने उन्हें घेर लिया, जिसके बाद वहां फायरिंग शुरू हो गई। बताया गया कि इस कार्रवाई में आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करने के साथ ही हथियार भी जब्त कर लिए गए, जिसके बाद वहां बख्तरबंद गाड़ियों में सवार जवानों ने गश्त की। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 53 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, जबकि 17 सीटों पर अभी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। इस पहली लिस्ट में हरीश रावत और बीजेपी से वापस कांग्रेस में शामिल हुए हरक सिंह रावत का नाम नहीं है। वहीं बड़े नामों की बात की जाए तो प्रीतम सिंह को चक्राता से, गणेश गोदियाल को श्रीनगर से, खटीमा में सीएम धामी के खिलाफ भुवन कापड़ी को उम्मीदवार बनाया गया है। यशपाल आर्य को बाजपुर सीट से टिकट दिया गया है। यशपाल आर्य के बेटे संजीव आर्य को भी टिकट दिया गया है। क्योंकि दोनों मौजूदा विधायक थे, इसलिए एक परिवार एक टिकट फॉर्मूला इन पर लागू नहीं हुआ। वहीं इंदिरा हृदयेश के बेटे सुमित हृदयेश को हल्द्वानी से टिकट दिया गया है। कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होने के बाद हरीश रावत ने ट्वीट कर उम्मीदवारों को बधाई दी। हरीश रावत ने लिखा कि 2022 चुनाव के लिए विजेता टीम को बधाई। उत्तराखंड मांगे परिवर्तन, न्याय संघ बने समृद्ध उत्तराखंड। कुछ दिन पहले तक कांग्रेस में हरक सिंह रावत के आने से खफा बताए जा रहे हरीश रावत ने पार्टी में उनका स्वागत किया। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के बारे में सवाल पूछे जाने पर उन्होंने इसे आलाकमान का निर्णय बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी का जो फैसला होगा मंजूर होगा। मेरा काम है बहुमत जुटे, और बहुमत जुट जाएगा तो जो हमारी टाइम टेस्टेड ट्रेडिशन है कि हम कांग्रेस अध्यक्षा से प्रार्थना करते हैं कि हमारे नेता को नामजद कर दीजिए, वो हमारा नेता नामजद कर देंगे। राजस्थान के नागौर में भिखारियों से मारपीट के आरोप में घिरे एक आरपीएफ जवान को सस्पेंड कर दिया गया। बताया ये गया है कि 3 दिन पहले आरपीएफ के इस जवान ने मकराना रेलवे स्टेशन पर 2 भिखारियों से मारपीट की थी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें आरपीएफ का जवान वेटिंग रूम में सो रहे भिखारियों से मारपीट करता नजर आया। वहां से सामने आए वीडियो में जवान एक भिखारी को लात मारते हुए वहां से चले जाने के लिए कहता दिखा। आरपीएफ के जवान ने उस भिखारी को एक के बाद एक कई लातें मारी, लेकिन मार खाने के बाद भी भिखारी वहीं डटा रहा, जिससे जवान और बौखला गया और उसने गुस्से में आकर जमीन पर सो रहे दूसरे भिखारी को खींचकर वहीं थोड़ी दूर पर पटक दिया।
जवान यही नहीं रुका, वो दूसरे भिखारी को पटकने के बाद फिर से पहले भिखारी के पास गया और उसे लात मारने लगा। इस वीडियो के वायरल होने के बाद आरोपी जवान पर कार्रवाई की गई। जो भी उसके खिलाफ आपसे कार्रवाई होगी वो करेंगे, सस्पेंड कर दिया गया है। इस मारपीट के दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने आरोपी जवान को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन वीडियो में जवान को देखकर तो ऐसा लगा जैसे उसने भिखारियों को वहां से निकाल फेंकने की कसम खा रखी थी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा से चौंका देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई है। वहां एक फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने के लिए बुलाई गई दमकल की टीम के पसीने छूट गए। हालांकि ये आग किस वजह से लगी, इसका पता फिलहाल नहीं चल पाया। लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि उसने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। वहां दूर से ही आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। कुछ ही मिनटों में आग से निकला काला धुआं पूरे इलाके में फैल गया। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। बताया गया कि मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने घंटों कड़ी मशक्कत से इस आग पर काबू पाने की कोशिश की। वो लगातार उस पर पानी की बौछार करते दिखे, लेकिन इस दौरान आग इतनी खतरनाक रूप ले चुकी थी कि लगातार बढ़ती ही गई। उसे देखकर ऐसा लगा मानो सब कुछ राख करके ही छोड़ेगी। शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ेंगे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से मैदान में उतरेंगे। पार्टी ने उन्हें इटावा की जसवंत नगर सीट से उम्मीदवार बनाया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने उपराज्यपाल को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने दिल्ली से वीकेंड कर्फ्यू हटाने की मांग की। लता मंगेशकर की तबीयत में पहले से सुधार हुआ, हालांकि अभी भी वो आईसीयू में ही हैं। लता मंगेशकर को कोरोना पॉजिटिव आने पर कुछ दिन पहले मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अपनी मांग पूरी कराने के लिए धरने पर बैठे किसानों ने राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी। दरअसल किसान बीते 20 दिनों से कई मांगों को पूरा कराने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जिनका आरोप है कि सरकार ने नया रायपुर बसाने के लिए उनकी जमीन तो ले ली, लेकिन बदले में मुआवजे और रोजगार का अपना वादा नहीं निभाया। बहुत बड़े षड्यंत्र कर रहे थे, ब्रिटिश शासन कम नहीं है। नया रायपुर बीजेपी की सरकार के वक्त बसाया गया और 2018 में सत्ता में कांग्रेस आ गई, जिसके बाद कांग्रेस इसे बीजेपी की वादा खिलाफी बताती नजर आई। साथ ही उसने ये दावा किया कि प्रदर्शन कर रहे लोग खुद ही इस समस्या से निजात नहीं पाना चाहते। लोग जो सर्वे करवा रहे थे उसको भी उन लोगों ने रोक दिया कि आप अभी सर्वे मत कराइए, जब हम लोग कहेंगे तब सर्वे होना चाहिए। जैसे ही कांग्रेस ने इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया, बीजेपी की तरफ से जवाबी हमला तेज हो गया। सरकार सरकार होती है और किसी अगर एक सरकार ने वादा किया तो दूसरी सरकार को उसको पूरा करना ये दायित्व है। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने डिजिटल प्रचार तेज कर दिया। इसके लिए बीजेपी ने वाराणसी में एक वॉर रूम तैयार किया और साथ ही स्पेशल 24 नाम की एक टीम भी बनाई, जो योगी सरकार के कामकाजों को सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है। डिजिटल वॉर रूम तैयार किया गया है। कोई ग्राफिक्स बना रहा है, कोई जो बीजेपी की नीतियां हैं उनको कागज पर उतार रहा है। इसके अलावा स्पेशल 24 की टीम लोगों को फोन करके भी सरकार की उपलब्धियां गिनवा रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे हम लगातार अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं और लोगों अपनी सरकार के किए गए कार्यों को ऊपर दिखा भी रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिजनौर में पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने बिजनौर और मुजफ्फरनगर की 15 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों को जीत का मंत्र दिया। इसके बाद वो चुनाव प्रचार के लिए अमरोहा निकल गए। महाराष्ट्र के नागपुर में एक आदमी अपनी पत्नी के चेहरे पर तेजाब फेंककर फरार हो गया, जिससे वो महिला बुरी तरह झुलस गई। बताया गया है कि पिछले कुछ दिनों से पति पत्नी के बीच झगड़ा चल रहा था। उत्तर प्रदेश के बागपत से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां बारात में हुई फायरिंग में एक लड़के को गोली लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया है कि फायरिंग करने वाला शख्स सेना में जवान है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। और वीडियो में वो शख्स शादी में हो रहे नाच गाने के दौरान गोली चलाता दिखा, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। वीडियो में लोग जमकर थिरकते नजर आए। वो डीजे पर गाने बजाकर मस्ती में खूब झूमे। इस दौरान आरोपी जवान भी उनके साथ डांस करता नजर आया। लेकिन जैसे ही फायरिंग हुई, सब हक्के बक्के रह गए। कुछ देर तक तो उनको कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही एक लड़के को गोली लगने की बात पता चली तो उन्होंने आरोपी को घेर लिया और लोग घायल लड़के को अस्पताल ले गए।
गुजरात के मेहसाना से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां एक शादी समारोह में ढोल बजाने वालों पर नोटों की बारिश कर दी गई। बताया गया है कि मेहसाना के लिंच गांव में शादी ब्याह में शगुन के तौर पर ढोल वालों को पैसे देने का रिवाज है, जिसके चलते एक शख्स ने ढोल बजाने वालों के आगे नोटों का ढेर लगा दिया। वीडियो में दिखा कि एक आदमी ने नोटों से भरा एक बड़ा सा थैला ढोल वालों के सामने लाकर पलट दिया, जिससे वहां हर तरफ नोट ही नोट बिखर गए। इन नोटों में ज्यादातर 10 रुपए के नोट थे। इतने सारे नोटों को देखकर ढोल वालों ने भी जमकर ढोल बजाना जारी रखा। इस दौरान ढोल वाला आदमी इतना खुश दिखा कि पैसों के ऊपर से फांद कर ढोल बजाता रहा। ये नजारा देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। पंजाब में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे संयुक्त समाज मोर्चा ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 35 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। इन उम्मीदवारों में लखा सिधाना का नाम भी शामिल है, जो 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा में आरोपी है। लखा सिधाना को संयुक्त समाज मोर्चा ने बठिंडा के मौड़ मंडी विधानसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया है। लखा सिधाना ने वहां 15 दिन पहले ही प्रचार शुरू कर दिया था। पंजाब के बठिंडा का रहने वाला लखा कबड्डी का खिलाड़ी भी रह चुका है। खेल से अपराध और फिर राजनीति में आने वाले लखा ने किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। संयुक्त समाज मोर्चा में पंजाब के 22 किसान संगठन शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के कटरा में भारी बर्फबारी के बाद वैष्णो देवी का भवन बर्फ की सफेद चादर से ढक गया, जिससे वैष्णो देवी की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं में कमी देखने को मिली। बताया गया कि पिछले कुछ दिनों से यहां जोरदार बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से वैष्णो देवी के भवन पर करीब आधा फीट बर्फ जमा हो गई, जिसको हटाने के लिए श्राइन बोर्ड के कर्मचारियों को काम पर लगाया गया। वहीं बर्फबारी के चलते यहां श्रद्धालुओं की संख्या में भी थोड़ी कमी आई, लेकिन बहुत से श्रद्धालु बर्फबारी के बीच भी माता के दर्शन के लिए आते दिखाई दिए। वहीं श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फिलहाल हेलीकॉप्टर सेवा को बंद कर दिया। देश आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है और आज के ऐतिहासिक मौके पर पीएम मोदी नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करेंगे। पीएम शाम को 6 बजे होलोग्राम मूर्ति का अनावरण करेंगे। इसकी जानकारी खुद पीएम मोदी ने ट्वीट करके दी। इस होलोग्राम प्रतिमा को 4K प्रोजेक्ट से संचालित किया जाएगा। इस होलोग्राफिक स्क्रीन को इस तरह से लगाया गया है जो किसी को नजर नहीं आ सके। होलोग्राम को और प्रभावी बनाने के लिए उस पर नेताजी की थोड़ी तस्वीर लगाई जाएगी। होलोग्राम प्रतिमा 28 फीट ऊंची और 6 फीट चौड़ी होगी। इस कार्यक्रम के समय पीएम साल 2019 से साल 2022 तक के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी बांटेंगे। इस साल 29 जनवरी को होने वाले बीटिंग द रिट्रीट समारोह में 1950 के बाद पहली बार अबाइड विथ मी गाने की धुन को हटा दिया गया है। सेना में भारतीकरण को बढ़ावा देने की कोशिश के तौर पर अब इस धुन की जगह देशभक्ति से सराबोर हिंदी गीत ए मेरे वतन के लोगों की धुन बजाई जाएगी। इस साल के समारोह का समापन सारे जहां से अच्छा की धुन के साथ होगा, जबकि पहले बीटिंग रिट्रीट समारोह अबाइड विथ मी की धुन के साथ खत्म होता था। इस साल बीटिंग रिट्रीट में कुल 26 धुनें बजाई जाएंगी। इस बार बीटिंग रिट्रीट में पहली बार 1000 से ज्यादा ड्रोन आजादी के 75 साल को समर्पित एक भी शो करेंगे।